अच्छा अच्छा। तो देखिए आज का जो मेरा वो टॉपिक है, मैंने कुछ प्रश्न लेकर आए हैं आप सबके लिए, और इन्हीं प्रश्नों का आप लोगों को जवाब देना है। फिर मैं आप लोगों को आंसर भी बताऊंगा, ठीक है। और अच्छे प्रश्न मिलेंगे आप सबको यहाँ पर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। मैं कमेंट सीन नहीं करूँगा, है ना। आप जैसे एक आध लोग बोल सकते हैं और नहीं बोलेंगे तो भाई मैं अपना जवाब तो देता ही रहूँगा, है ना। इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। और देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है कि पाँचवीं कक्षा के प्रश्न है, पाँचवीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, ठीक है। अब ये चार ऑप्शन है कि एक पाँचवीं क्लास में विजुअल इम्पेयरमेंट का विद्यार्थी है, तो अप्लाइड प्रश्न कैसे DSSB में आ सकते हैं। देखिए इस तरीके से कोई प्रश्न नहीं बनाया गया है हालांकि, है ना। अगर होंगे भी तो 2-3% होंगे, मैंने देखा भी नहीं, लेकिन ऐसा कोई टाइप क्वेश्चंस नहीं बना। लेकिन आपको बताऊं, मैंने लास्ट टाइम का जो क्वेश्चन देखा था TGT लेवल का, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है। बस उन्हीं प्रश्नों को लेकर थोड़ा सा डीप में जाकर TGT में प्रश्न पूछा गया है, और PRT भी इसी तरीके से होगा, ठीक है। आप लास्ट ईयर का जैसे क्वेश्चन देख रहे हैं उसी के आधार पर, तो लास्ट ईयर में जो PRT का क्वेश्चन था वो अप्लाइड थे, तो इसलिए ध्यान रखिए। ऑप्शन ए कहता है कि वे विद्यार्थी जो पाँचवीं क्लास के स्टूडेंट विजुअल दृष्टिबाधित है, उसके माता पिता और मित्रों के द्वारा उसे दैनिक कार्यों में या दैनिक कार्यों को करने की सहायता की जानी चाहिए। और दूसरा ऑप्शन कहता है कि विजुअल दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य CD के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। ऑप्शन सी कहता है कि दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। और ऑप्शन डी कहता है कि दृष्टिबाधित विद्यार्थी के लिए निचले स्तर पर कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। यहाँ बताइए जरा आप लोग मुझे, क्या इसका सही जवाब होना चाहिए? बताइए जरा, एक बार कमेंट कर दीजिए मुझे, या तो आप लोग मुझे बोल कर बता सकते हैं कि इसका क्या सही जवाब होना चाहिए, बता दीजिए एक बार। देखिए मैंने आप सबसे हालांकि विजुअल दृष्टिबाधित के बारे में बता चुका हूँ, हियरिंग विजुअल इम्पेयरमेंट के बारे में बता चुका हूँ कि क्या है ये। बेसिकली अगर इसको आप परिभाषित करें तो इसको बेसिकली दृष्टिबाधिता को 3 कालों के आधार पे डिवाइड किया गया था। जैसे प्राचीन के अकॉर्डिंग कुछ और कहा गया था, शिक्षण के दृष्टिकोण से कुछ और बोला गया था, और चिकित्सकीय दृष्टिकोण से विजुअल दृष्टिबाधित या जिसको कहते हैं आप, उसको कुछ और कहा गया था। जैसे चक्षु तीक्ष्णता के आधार पर बताया गया था कि वो विजुअल दृष्टिबाधित बच्चे होंगे जो 20 फीट की दूरी से नहीं देख पाते हैं, और देखने के क्षेत्र के आधार पर उसने बताया था देखने का जो क्षेत्र व्यास होगा वो 200 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो हालांकि यहाँ पर मैंने आप लोगों से पहले ही बता चुका हूँ कि इसका परिभाषा क्या होता है। देखिए कोई ज्वाइन हो रहा है भाई, मैं उनको ज्वाइन कर रहा हूँ, शायद वो चले गए। अच्छा है मंजू, अच्छा जी चले गई, ठीक है। तो यह आपको ध्यान रखना है। एक मिनट, दोबारा आ गई भाई, एक मिनट में उनको ज्वाइन कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ आप लोगों को इसका सही जवाब क्या होगा, है ना। चलिए, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो शायद कमेंट नीतू मैडम का और मोंटी जी का, सुमित सर का भी आया है। चलो बहुत अच्छी बात है, बी इज़ द राइट आंसर भाई, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए मैं आपको बताऊँ यहाँ पर कि पाँचवीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए पहली बात तो आप सोचिए स्टूडेंट है वो, तो उसके लिए माता पिता और मित्र जैसे दैनिक कार्यों में सहायता की जानी चाहिए। अगर आप उसे दैनिक क्रियाकलापों में सहायता देते रहोगे तो लाइफ भर वही काम करते रह जाओगे भाई, जिंदगी भर वही करो, उसकी मदद ही करते रहो, है ना। तो फेडिंग आपको पढ़ाऊंगा मैं, शिक्षण के सूत्रों के बारे में थोड़े से, जो चेनिंग, मॉडलिंग, फेडिंग, शैपिंग है, इनके बारे में बताऊंगा आप लोगों को। तो धीरे धीरे फेडिंग करना चाहिए, एक प्रकार की सहायता को कम करना चाहिए, है ना। तो वो चीज़ें आती है। और यहाँ पे देखिए दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। मतलब आप देखिए कि अगर आप उसके साथ हमेशा विशेष बिहेवियर ही करेंगे तो आप सोचिए कि हो सकता है कि भाई कुछ निगेटिविटी चीज़ें जो है उसके अंदर डेवलप कर जाए, विकास कर जाए। तो उसको हमें स्वतंत्र बनाना है, पहली बात तो ये, ठीक है। और फिर कहता है कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निचले स्तर के जो कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए।
निचले, अब जरूरी तो भाई यहाँ पे भेदभाव आप ला रहे हो, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए अगर मैं आपसे बात करूं तो क्लास में सामान्य रूप से व्यवहार करिए आप लोग, और जो श्रव्य है या दृष्टिबाधित संबंध में, जैसे आपको अगर मैं कहूँ ब्रेल लिपि है, उनके माध्यम से आप उनको सहायता उपलब्ध कराइए। तो सही जवाब आपने दिया है अभी सुमंत जी, ये बहुत अच्छा है। आप लोग ध्यान रखिएगा, पीआरटी के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, है ना। तो चारों ऑप्शनों को समझते चलिए आप लोग अच्छे से। दूसरा प्रश्न लीजिए। प्रश्न कहता है कि वह कौन सा कथन है, कथन का मतलब स्टेटमेंट है, जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। मैं एक बात से और आप लोगों को आश्वस्त करवा दूं कि पीआरटी में आप लोग को इतना टफ हिंदी नहीं मिलने वाली है, यह पक्का बता रहा हूं। एक चीज़ और यहाँ पर है ना, अच्छा कहाँ मिलेगा टफ हिंदी मैं आपको बताऊंगा। टफ हिंदी भी मिलेंगी आपको, कहाँ मिलेगी मैंने इस प्रश्न से आइडिया लगाया है, जो टीजीटी का प्रश्न मैंने देखा है अभी, है ना। मैंने रात में लगभग 1 से 1.5 घंटे मैंने उस प्रश्नों को अवलोकन किया है उसका, ठीक है। तो चलिए आप जरा मुझे बताइए इस प्रश्न का जवाब क्या होना चाहिए। चलिए अच्छा चलो मैं बता देता हूँ, आप लोग ध्यान से मेरी बातों को सुनिए कि संज्ञानात्मक विकास का सबसे बेहतर तरीका बताइए। विद्यालय होना चाहिए कि कक्षा पर्यावरण होना चाहिए कि सभागार होना चाहिए, घर की खेल का मैदान। ओके, इनका कहने का मतलब हुआ कि भाई खेल का मैदान। यहाँ पर देखिए, अब आपको मैंने बताया ना ये अप्लाइड टाइप के प्रश्न हैं, और आपको यही मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि अप्लाइड टाइप के प्रश्नों में यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन सही लग रहे होंगे आप सबको। और मैंने भी हाल ही में संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया है। संज्ञानात्मक विकास किसने दिया भाई, कौन बताएगा, कौन बताएगा संज्ञानात्मक विकास? भाई जीन पियाजे बोलो, समझो प्रश्नों को बस। हाँ, जीन पियाजे ने दिया है। तो जीन पियाजे की बात ये जब कहते थे कि विकासी अवस्था के सिद्धांतों पर, और इन्होंने ज्ञान की बात की थी, बच्चे के ज्ञान के बारे में बात किया, तो उस समय इसने 4 अवस्थाओं को डिवाइड कर दिया था। तो चाहे संवेदी पेशी अवस्था को नाम लो, चाहे आप प्री कन्वेंशन के प्री ऑपरेशनल की बात करो जिसको आप पूर्व संक्रियात्मक बोलते हो, चाहे आप उसे मूर्त संक्रियात्मक बोलिए आप, चाहे आप उसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलिए आप, है ना। देखिए कोई ज्वाइन हो रहे हैं, एक बार मैं उनको ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर, मेरा कहने का तात्पर्य, अब कुछ भी चीज़ें यहाँ पर बता सकते हैं। अब उन चारों अवस्थाओं के बारे में जिक्र किया जा रहा है। अब किसी पर्टिकुलर एक अवस्था के बारे में ना सोचे, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एक अवस्था के बारे में ना सोचे। तो सबसे बेटर परिभाषित संज्ञानात्मक जो करेगा वो आपका खेल का मैदान नहीं करेगा। खेल का मैदान आपका इन्वॉल्व हो जाता है कहाँ पर, विद्यालय में। तो विद्यालय और जो क्लास का पर्यावरण होगा, बच्चा वहाँ पे सबसे अच्छा सीखेगा। कारण ये है कि आप वहाँ पर बच्चे को सिखाने का सबसे बेहतर तरीका फ्लैश कार्ड का यूज़ कर रहे हैं। अनुभव की अगर मैं बात करता, अगर प्रश्न में अवसर की बात करता आप लोगों से, तो आप खेल के मैदान का सही जवाब देते, तब आपका वहाँ पे सही जवाब हो जाता। जब मैं कभी किसी चीज़ की नेतृत्व की बात करता तो आप वहाँ पे सभागार की बात करते, एक संघ की बात करते। जब मैं कभी प्राथमिक की बारे में बात करता जहाँ पे बच्चे का पूर्व ज्ञान के रिलेट करवाता, तब आप बात करते घर की। लेकिन यहाँ पे ना कोई पूर्व ज्ञान को मैंने रिलेट करवाया है क्वेश्चन में, ना ही मैंने कोई ऐसा संघ के माध्यम से कोई वाद विवाद के बारे में बच्चे का तर्क की लॉजिक के आधार पे मैंने कोई बात नहीं किया। तो इसलिए सर्वगार भी नहीं होगा, सभागार भी नहीं होगा, और मैंने कोई अवसर की बात नहीं किया है यहाँ पर बच्चों को लेकर, इसलिए खेल का मैदान भी नहीं होगा। आपका संज्ञानात्मक विकास सबसे अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से अगर आप जो स्टेटमेंट मानेंगे वो विद्यालय को मानेंगे, और विद्यालय में फ्लैश कार्ड के माध्यम से बच्चों को क्या किया जाता है, शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता है, उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाता है, उसे स्वावलंबी बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, उसका सही जवाब होगा। समझ गए होंगे शायद आप लोग। चलिए एक क्वेश्चन नंबर 3 को लेता हूँ। जी देखो, संज्ञानात्मक में आपको मैं एक शब्द बता दूं, ज्ञान इंद्रियां होती हैं। हालांकि हर एक स्टेजेस में अलग अलग तरीके से बताया गया, क्योंकि बच्चे की बात कर रहा है। हाँ भाई, मैं आपको बताऊं, बच्चे का ये उसका कॉन्सेप्ट, मेरी बात सुनिए, आपकी बात सही है।
बच्चे करके सीखते हैं भाई, लर्निंग बाय डूइंग, डूइंग बाय लर्निंग, ठीक है। तो बच्चे जो करके सीखते हैं उस पर उसने बल दिया है, उसने उस पर बल दिया है। तो ये हालांकि अलग अलग स्टेजेसों में दिया है, अलग अलग अवस्थाओं में दिया है उसने, ठीक है। तो ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रिया अगर होती तो खेल का मैदान आप कह सकते थे ज्ञान अर्जित करने की। अगर आप कहते कि अवसर उसको देते हो तो भी वहां पे, तब अगर आप करके सीखने की बात करते तो खेल का मैदान को आप टिक मारते, तो ये भी सही हो जाता। लेकिन बेहतर सीखने का तरीका खेल के मैदान में प्रश्न इस तरीके से नहीं कर रहा है। प्रश्न कर रहा है सबसे बेहतर तरीके से बच्चे को सिखाया कहाँ जाता है। आप प्राथमिक टीचर बनने वाले हैं तो प्राथमिक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। विद्यालय होना चाहिए और कक्षा पर्यावरण होना चाहिए, क्लासरूम पर्यावरण की बात कर रहा है यहाँ पे। मतलब ऐसा उद्दीपक नहीं होना चाहिए क्लासरूम में कि भड़कीला हो, कि बच्चे का जो माइंड है वो डाइवर्ट हो। ऐसे उद्दीपक भी नहीं होने चाहिए वहाँ पर, ठीक है। बार बार उसको देखे बच्चा। मेरी बात सॉरी, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जरा एक बार बताइए। हेलो भाई, आप इस बात से सहमत हैं? किसी का डाउट था? देखो मैं बताऊं आपको, अनुभवों और पुनरावृत्ति की जब कभी बात हो, ज्ञानेंद्रियों की कभी बात हो, सहज क्रियाओं की कोई बात हो, इस तरीके पे आप हमेशा विद्यालय के और उसके पर्यावरण का अहम भूमिका निभाएंगे उसमें, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है भाई। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, एक प्रश्न पे ज़्यादा समय ना ले, है ना। हालांकि भैया आज मैं 500 क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, ठीक है। ये हर सैटरडे चलेगा आप लोगों का, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन यहाँ पर और आया है कि बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आप जरा मुझे बताइए, बुद्धिमान बच्चों का लक्षण नहीं है, यह प्रश्न है आपका। प्रश्न ये है, बताइए बताइए जी। चलिए, अच्छा, बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखिए, अगर मैं आपसे बुद्धिमान बच्चों के लक्षणों के बारे में जिक्र करूँ तो आप सभी लोग जानते हैं भली भांति तरीके से, और इसे आप क्या है, परिचित भी हैं। जैसे कार्य को सही तरीके से करने को लेकर एक नीति के माध्यम से कार्य में लचीलापन होना, मौलिकता होना, एक बच्चे की तरह उसमें जो बच्चा होता है वो तर्क के आधार पे, अगर मैं आपसे बात करूं तो वह एक प्रकार से कल्पना कर सके, है ना, और उसमें अतृप्त जिज्ञासा हो, जुनून होना चाहिए उसके अंदर, है ना। और बहुत सारे ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो एक लक्षण को रिप्रेजेंट करता है, बुद्धिमान बच्चे के लक्षणों को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए यहाँ पे वह जो प्रभावपूर्ण और उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता, देखो अब ये भी सही लग रहा है आपको आप सबको, मैं आप सबको बार बार ये कह रहा हूँ, अप्लाइड प्रश्न ऐसे होते हैं कि सबसे ज़्यादा किसको सही मानोगे, कौन इस प्रश्न के आधार पे चलेगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वह जो मूर्त, जो अमूर्त रूप से सोचता भी, अच्छा देखो यहाँ पर पूछा है बुद्धिमान का लक्षण नहीं है, तो जो अमूर्त रूप से सोचेगा वो लक्षण होगा कि नहीं होगा? जो प्रभावपूर्ण तरीके से संप्रेषण कर लेगा वो लक्षण होगा कि नहीं होगा? बताइए एक बार, अपने दिमाग से सोचिए, होगा ना। और वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर ले, जैसे आप चले गए, मान लीजिए किसी क्लास में आपने अगर यूजीसी की क्लास लेना शुरू कर लिया और उसमें अपने आप को एडजस्ट कर लिया कि भाई टॉपिक समझना शुरू कर दिया, तो आपने क्या कर लिया, एक बुद्धिमान बच्चों की लक्षण आपने दिखाया वहाँ पे, क्योंकि आपने उस पर्यावरण को, उस टॉपिक को एक्वायर करने शुरुआत की, अर्जित करना शुरुआत कर दिया आपने। तो इसलिए आपका यहाँ पर सी भी हो जाएगा, ठीक है आपने। अच्छा, वह जो लंबे निबंध मतलब ऐसे को बहुत जल्दी रटने की क्षमता, देखो अब यहाँ पे रटना, तो ये तो भाई जाहिर सी बात है, बहुत साफ दिख रहा है, इसमें तो कहने की कोई दो राह नहीं है। और शायद मंजू ने इस प्रश्न का जवाब दिया था, ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड मंजू जी, ठीक है। प्रश्न नंबर आपका डी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थी की क्षमता की बात कर रहा है, ठीक है जी। थर्ड प्रश्न का आंसर एक बार, ये डी, तो डी देखिए, हाँ डी देखिए, रटना लिखा है ना यहाँ पे, देखिए रटना बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप ध्यान रखें, अनुभव वाला क्वेश्चन हमेशा सत्य होगा, स्वयं पर जो कार्य होगा वो हमेशा सत्य होगा, जो बच्चा खुद करेगा वो हमेशा सत्य होगा। जब कहीं आपको केवल मिल जाए
रटने की काम करने की एक्टिविटी हो जाए, ठीक है। बहुत सारे ऐसी गतिविधियाँ मिलेंगी, अभी आपको मैं प्रश्नों में बताऊंगा ट्रिक। तो आप ध्यान रखें, ये प्रश्न हमेशा गलत होंगे, कभी सही नहीं होंगे, है ना। तो एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं के समझने का प्रयास करना। अब देखो, समझने का प्रयास, अब आप ध्यान रखना ये प्रश्न, अच्छा ऑप्शन इधर इस साइड दिया गया है, ठीक है। मैं अभी आप लोगों को बार बार बोलता भी रहूँगा, है ना, ताकि आप उससे आसानी से समझ सकें। देखो, एक प्रश्न क्या था कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी की क्षमता को समझने के प्रयास करना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र का उद्देश्य आता है। प्रश्न फिर से बोल रहा हूँ, विद्यार्थी की क्षमता को समझने का प्रयास बताइए जरा, क्षमता को समझने का प्रयास विद्यार्थी का, बताइए कौन सा क्षेत्र मानोगे, जरा बताइए कौन सा क्षेत्र मानोगे आप, क्वेश्चन बताइए, बताइए बताइए ऑप्शन से। हाँ, बहुत बढ़िया भाई। आज भाई मंजू जी का तो भाई मेरे समझ से सारे के सारे जवाब ही आजकल सही आ रहे भाई, है ना। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बस आप इसी तरीके से अपने मन से करते रहिए, कॉपी पर मुझे लास्ट में बताना कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं इनमें से। क्या बात कर रहे हो यार, ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपका यही था। हाँ, क्वेश्चन 4 अगर आपको देखना चाहते हो तो मैं फिर दोबारा से रिपीट कर दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखो क्वेश्चन 4 क्या है, कह रहा है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी की क्षमता को समझने का प्रयास जो है किस तरीके से करेगा, विद्यार्थी का समझने का प्रयास कर रहा है विद्यार्थी का, बताइए तो किस तरीके से विद्यार्थी की क्षमता को समझेगा। तो समझने का जो प्रयास होगा, तो अब आपको बताओ, देखो आपने नाम सुना होगा सामाजिक दर्शन, तो यहाँ पर देखो सोशल एक प्रकार की फिलॉसफी की बात है, और सामाजिक दर्शन बताऊं किस बात की बात करता था, व्यावसायिक क्रियाविधि की बात करता था। और समाज कार्य दर्शन आप जब हालांकि आप समाज कार्य दर्शन तो नहीं पढ़ रहे हैं, मैंने सोशल वर्क वाले स्टूडेंटों को पढ़ाया है कि समाज कार्य दर्शन में सामाजिक दर्शन की क्या भूमिका रही है। हर्बर्ट स्पेंसर का नाम, सॉरी हर्बर्ट बिस्नो का नाम, यहाँ पे हर्बर्ट बिस्नो आएगा, स्पेंसर पंचपदी आता है, ठीक है। तो समाज कार्य दर्शन में आपको मैंने वहाँ पे 3 बातें बताई थी, आप सबको नहीं बताया था, मैंने यूजीसी वाले बच्चों को बताया था, आपको भी बता देता हूँ, सुन लीजिए। एक था उन्होंने समूह के रूप में बताया था, दूसरा बताया था एक व्यक्ति के रूप में बताया था, व्यक्ति वही जो समूह के रूप में होगा, जो स्वार्थी के रूप में होगा यानी, और तीसरा उसने बताया था संस्था के रूप में। तो यहाँ पे हर्बर्ट बिस्नो का नाम आया, वो विद्यार्थी के कार्य क्षमताओं के पर्टिकुलर एक पर चर्चा नहीं किया था कि मैं विद्यार्थी कार्य क्षमता को समझूं, वहाँ पे कार्य क्षमता को समझने की बात नहीं थी उसे यहाँ पर वो बात कर रहा था कि उस बच्चे को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए कैसे। तो अपने मैनेजमेंट को लेकर बात की थी उसने, समाज दर्शन में प्रबंधन के लेकर बात किया था, इसमें दर्शन की। और प्रश्न कह रहा है कि भाई क्षमताओं को समझिए जरा, विद्यार्थियों की जो कैपेसिटी है उसको समझिए। तो देखो मीडिया मनोविज्ञान भी नहीं आएगा, शिक्षा समाज शास्त्र भी नहीं होगा, और अभी यहाँ पर जवाब इन्होंने बताया है कि शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान में आप मुझे ज़रा बताइए, शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक, अभी मैंने आप लोगों को एक पीडीएफ, एक बुक आप लोगों को भी प्रोवाइड किया है 68 पेज का, जो मैंने पीडीएफ के माध्यम से आप लोगों को दिया है। उस पीडीएफ का पहले ही पेज पर लिखा हुआ है शिक्षा मनोविज्ञान में ईएल थॉर्नडाइक की अहम भूमिका। तो एजुकेशनल की पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रश्न बनाया गया था कि उसकी क्षमता जो समझी जाती है शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से समझा जाता है। तो क्योंकि बहुत सारे लर्निंग थ्योरीज आई हैं, चाहे आप ट्रायल एंड एरर की थ्योरी ले लीजिए, चाहे आप इवान पैट्रिक पाउलाउ की ले लीजिए, चाहे वेफ्रिक स्किनर की ले लीजिए, आप कोहलर की ले लीजिए, आप इनसाइड थ्योरी ले लीजिए, आप मैक्स बर्धमन का ले लीजिए, बिहेवियर का ले लीजिए, ये सारी की सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो गई इसमें, और उन्हीं में आप समझ रहे हैं विद्यार्थियों की बिहेवियर की कार्य क्षमता को। और ये शिक्षा मनोविज्ञान इज द राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी सही माना जाएगा इसका, शिक्षा मनोविज्ञान। बताइए समझ में आया? आगे बढ़ूँ फिर मैं, इस तरीके से भाई ज़्यादा समय हो जाएगा, है ना। एक और आप जल्दी बोलते भी तो नहीं, बड़ी दिक्कत तो ये भी है भाई, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। अब ये स्पेशल एजुकेशन का प्रश्न है। मैंने अभी हालांकि एक दिन मैंने आप सबको लास्ट टाइम में, अगर आप सबको याद है तो, मैंने स्पेशल नीड वाले जो बच्चे की आवश्यकताएं हैं, जो उनकी नीड है, उसको लेकर मैंने थोड़ा सा चर्चा ज़रूर किया था। एक पीडीएफ भी दिया है आपको, याद नहीं, भूल गए हो आप लोग? अभी लास्ट की जो स्पेशल एजुकेशन की पीडीएफ है मंजू मैडम, देख लेना,
इसी का है, PDF मैंने दिया है इसी क्वेश्चन का, लास्ट में स्पेशल एजुकेशन का देख लेना आप लोग। और प्रश्न यहाँ पर देखिए, अभी विशेष शिक्षा वाले बच्चों की उपलब्ध करानी चाहिए। जरा बताइए, क्या आप उन बच्चों को विशेष विद्यालय में विशेष कक्षाओं के लिए विकसित पद्धतियों के द्वारा करेंगे, विशेष विद्यालयों में करेंगे, कि विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों का होगा, कि अन्य सामान्य बच्चों के साथ होगा? प्रश्न यहाँ पर फिफ्थ है। एक मिनट, कोई ज्वाइन हो रहा है? ओके भाई, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। अच्छा, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। चलिए, अब मैं ज़रूर आप लोग यहाँ से एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखो, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, ध्यान सुनिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, और इन बच्चों को शिक्षा देने के लिए, देखो मैं आपको बताऊं, एक तो आपका ये भी जवाब सत्य है, इसे गलत मत मानिएगा आप लोग, है ना। विशेष विद्यालय होने चाहिए, विशेष बच्चे होने चाहिए, उसके लिए विशेष पद्धति भी होनी चाहिए। और ये प्रश्न सही कब कर देता है? जैसे ही आप सिस्टम यहाँ पे लिख देता है, जैसे ही सिस्टम लिखता है ये प्रश्न इसके अनुसार चलने लगता है, ठीक है, ये ऑप्शन प्रश्न के अनुसार चलने लगता है। और ठीक जैसे ही विशेष विद्यालय की बात होती है, और आप जानते हैं ये भी आवश्यकता है उसके लिए, और आप ये भी जानते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षक की भी आवश्यकता है, आप ये भी जानते हैं। और आपको अगर मैं बताऊं अन्य सामान्य बच्चों के साथ, बताइए सबसे बेटर अन्य बच्चों सामान्य बच्चों के साथ लग नहीं रहा है आप लोगों को? बताइए अच्छा क्या, अगर आप हमेशा विशेष बच्चों का लेकर विशेष शिक्षक ही रहे, विशेष विद्यालय ही रहे, विशेष शिक्षण पद्धतियाँ हमेशा ज़िंदगी भर उसके बच्चे के साथ यही काम करोगे आप लोग, तो भाई उसमें क्या मॉडिफिकेशन होगा, जरा बताइए आप लोग। ये जो सामान्य आजकल जो आप लोग में आप सबको मैं बता दूं, जो आजकल के समय में जो विशेष विद्यालय प्राइवेट लोगों ने स्टार्ट किया है, तो अपना पैसे कमाने का एक माध्यम बना लिया है कि ज़िंदगी भर भाई यही काम करो, पैसे कमाने का जरिया हो गया है अब उनको। तो अब ऐसा तो वो देखो, सामान्य बच्चों को कभी नहीं लेंगे, और खुल के बोलते भाई, पूरा मुस्कुरा के बोलते हैं, फ्रंट पे आके बोलते हैं कि मेरा स्पेशल बच्चों का विद्यालय है। अरे ठीक है भाई, ये स्पेशल बच्चों का विद्यालय है, अच्छी बात है, सामान्य बच्चों का एडमिशन दो उसमें, और सामान्य बच्चों का भी टीचर रखो उसमें, और उसमें विशेष बच्चों के लिए भी टीचर रखो उसमें। तब मैं जानूँ वहाँ पे कि आप ब्रॉड लेवल पर, व्यापक लेवल पर परिवर्तन करना चाहते हैं, है ना। तो अगर आप कहते हो कि भाई अच्छा, बाद में देखो क्या बोलते हैं, जब कभी कॉन्फ्रेंस वगैरह होता है उसमें ये भी बोलते हैं कि मेरे यहाँ से एक बच्चा है NIOS से, आपने नाम सुना होगा NIOS का नाम, जो ओपन से करवाता है डिसेबल बच्चों के लिए, ठीक है, प्रोग्राम करवाता है वो। तो कहोगे अरे भाई वो तो 10वीं क्लास वहाँ से पढ़ रहा है, यहाँ से पढ़ रहा है, बड़े खुल के बोलते हैं। अब ये जानते नहीं है बच्चों का कि भाई उन बच्चों के साथ अगर आपने करवाया है तो वो एजुकेशन नॉर्मल बच्चों जैसा ही मैथ पढ़ेगा, वहाँ पर टेक्नोमेंट्री तो वही आएगी। टेक्नोमेंट्री में भाई साइन थीटा कोस थीटा और कोसेक थीटा का फार्मूला नहीं बदल जाएगा, फार्मूले वही रहेंगे आप सबके। तो सामान्य बच्चों के साथ विशेष बच्चों वाली जो आवश्यकता होती है, सबसे बेटर माना जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया आप लोगों का जवाब। तो कॉमन सेंस का प्रयोग करिए और ऐसे ही सोच के जवाब दीजिए आप लोग। और अभी प्रश्न और थोड़ा सा आप लोगों का हार्ड भी आएगा, ठीक है, प्रश्न थोड़े से हार्ड भी होंगे आप सबके, ठीक है। और ठीक है, इसको जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को। डिसलेक्सिया के बारे में आपको मैं भली भांति तरीके से बता चुका हूँ, डिसलेक्सिया। अब ये है एक प्रश्न जो है आपको बता दूं मैं, यह है एक प्रकार के अधिगम अक्षमता, नाम सुना आप लोगों ने, अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता के प्रकार के बारे में यहाँ पे चर्चा की जा रही है। अब आप जरा मुझे बताइए कि क्या होना चाहिए इसमें। प्रश्न का जवाब ऑप्शन बी होना चाहिए, पठन वाला। ओके, वेरी गुड। अब देखिए मेरी बात समझिए जरा, ये बेसिकली लर्निंग डिसेबिलिटी से क्वेश्चन उठाया है, और यहाँ से ही नहीं, वो क्वेश्चन 2-3 टाइप से उठा सकता है यहाँ से। अब जरा उस कॉन्सेप्ट को समझिए आप लोग, किस तरीके से उठा सकता है। देखो पहली बात तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछ सकता है कि बताइए जरा रीडिंग डिसेबिलिटी किसके अंतर्गत आती है, रीडिंग। तो आप कहोगे सर डिसलेक्सिया के अंतर्गत आती है। बहुत सही जवाब दिया आप लोगों ने, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। लेकिन कुछ इस प्रश्नों के संबंध में और भी प्रश्न बनते हैं, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को, उसको ध्यान में रखिए, हालांकि आप लोग जानते भी हैं, ठीक है। तो पढ़ने के संबंध के अंतर्गत डिसलेक्सिया आ जाएगा, ठीक है भाई। और आपको ध्यान रखना इसी के जो क्षमताएं, जैसे मैं अगर आपसे बात करूँ, एलेक्सिया नाम सुना होगा आपने, एलेक्सिया का नाम, तो एलेक्सिया किससे संबंधित है, क्या आप बता सकते हैं? एलेक्सिया एक प्रकार से रीडिंग से ही संबंधित है, ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करूं लेखन की बात, जरा आप मुझे बताइए लेखन किससे संबंधित है? डिसग्राफिया से,
डिस्ग्राफिया से, वेरी गुड। और यहाँ पर यही कहने का मेरा तात्पर्य था आप सबको बताने का कि आप ध्यान रखिएगा, डिस्प्रेक्सिया अधिगम जो अक्षमता है वो बेसिकली धीमी गति से सीखने का कारण भी एक प्रकार से अक्षमता को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, ये भी आता है। भावबोधक एक प्रकार की होती है जहाँ पर आप कहते हैं एक्सप्रेशन डिसेबिलिटी को लेकर, वहाँ पर भी चर्चा आप करते हैं, तो तुतलाना, हकलाना, ठीक है। मैथमेटिक्स के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो जरा आप मुझे बताइए, मैथमेटिक्स भी एक प्रकार से इंपॉर्टेंट है। डिस्कैकुलिया, वेरी गुड, यहाँ पर आप, हाँ, तो डिस्कैकुलिया के अंतर्गत भी कई क्षमताएं होती है, जैसे ग्राफिकल डिस्कैकुलिया होती है, एक लेक्सिकल डिस्कैकुलिया होती है, वर्बल डिस्कैकुलिया होती है, ठीक है। मैंने आप लोगों की इन सब के बारे में भी चर्चा कर चुका हूँ, है ना। चलिए, तो ये चीज़ें हैं, और बाकी जो आने वाले टाइम में भी और भी प्रश्न होंगे, और भी जो टॉपिक होंगे सोशल वर्क, सॉरी, इसका स्पेशल एजुकेशन के, मैं और उस पर चर्चा करूंगा आप लोगों से, ठीक है ना। तो ये थे 2-3 बातें जो डिस्ग्राफिया, डिस्कैकुलिया और डिसलेक्सिया, अफेक्सिया से संबंधित मैंने आप लोगों से जिक्र किया है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा, प्रश्न वहाँ से भी बनाए जा सकते हैं एग्जाम में, DSSB में। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ पर देखिए कि सीखने की अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। प्रश्न क्या है भाई? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत बताइए जरा, बोलिए, जल्दी जवाब दीजिए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ फिर आपको, आप लोग नहीं जानते भाई, इतना इतना अच्छा प्रश्न है और सरल प्रश्न है ये, ठीक है, तेज। हाँ चलो, देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, अगर ये जो इनसाइड थ्योरी है, इनसाइड थ्योरी को इसने जो है, अगर मैं आपसे बात करूं, अच्छा प्रश्न देखो थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज कर रहा होगा, क्योंकि इसमें नाम ही नहीं दिया है उसका, कोहलर का, है ना। मैंने भी अभी नहीं देखा ऑप्शन, अब ये देख रहा हूँ ऑप्शन का, तो कोहलर दिया है, तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे भाई कौन सा होना चाहिए, है ना। कोहलर तो है नहीं ऑप्शन में, है ना। बेसिकली इनसाइड थ्योरी के बारे में कोहलर का नाम विख्यात है। तो कोहलर ने इस बात को बताया कि समस्या को हल करने के लिए इस सिद्धांत को दिया था कि समस्या जो हो, उस समस्या का उपयुक्त जांच की जाए और उसकी हल किया जाए, हल निकाला जाए समस्या का। ये था इनसाइड थ्योरी। और इनसाइड थ्योरी में अगर मैं आप सबसे जिक्र करूं तो आप लोग को बता दूं, ये जो गेस्टाल्ट सिद्धांत था, उस गेस्टाल्ट के सिद्धांत से जब उसका संप्रत्यय बताया गया था 1920 में, याद है किसी को? 1920 में उस कॉन्सेप्ट को उसने इसके साथ 3 व्यक्ति थे, उन तीनों व्यक्ति का नाम आता है, एक मैक्स वर्धिमन, याद रखिए इस थ्योरी को बनाने के लिए, मैक्स वर्धिमन। दूसरा नाम याद है किसी को? बताइए, कोहलर। तीसरा नाम याद है किसी को? बोलिए भाई, कोनोफ्का। ये 3 नाम आता है। 3 नाम किसका आता है भाई? गेस्टाल्ट अवधारणाओं को उदय दिया इन्होंने, गेस्टाल्ट सिद्धांत का उदय किया। तो गेस्टाल्ट सिद्धांत में जब ये 3 लोगों का नाम आता है, तो उन्हीं तीनों लोगों में से एक बंदा ऐसा था जिसका नाम था कोहलर। इस कोहलर ने क्या किया? चिंपैंजी पर इसने इनसाइड थ्योरी के बारे में जांच की, और ये इनसाइड थ्योरी का जो प्रयोग किया कोहलर ने 1916 में प्रयोग किया, 1916 में। प्रश्न समझ में आ रहा है आप सबको? बताइए जरा, प्रश्न समझ में आ रहा है? तो यह चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अंतर्दृष्टि या सूझ का जो सिद्धांत है, इसी का नाम है गेस्टाल्ट सिद्धांत, भी इसी को कहा जाता है। इसी को समग्रवाद का या समग्र कार्य का सिद्धांत भी बोला जाता है। इसी को ही कोहलर का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इसकी बेसिकली जो विशेषताएं थी वो थी संज्ञानात्मक चीज़ों को लेकर, सीखना धीरे धीरे ना होकर एकदम अचानक से सीखने की जो गतिविधि थी, अचानक वाली, जैसे केले पर तुरंत उसका दिमाग गया भाई कि अब डंडी लगाना चाहिए, मुझे केला प्राप्त हो जाएगा, है ना, अचानक वाली यहाँ पे प्रक्रिया आ रही है। तो ये कोहलर का ही एक प्रकार के इनसाइड थ्योरी को रिलेट कर रहा है। तो सोचने के लिए जो समस्या, जो अचानक कोई हल आ रहा है, आइडियाज़ जो आ रहे हैं, वो इसी को रिलेट करता था। तो एजुकेशन में अगर मैं बात करूँ आपको, तो कल्पना की बात करता है। कल्पना, जैसे जो बच्चे कल्पना करते हैं, लॉजिक पर आधार पर जो चीज़ें, उनकी जो मानसिक शक्तियाँ होती हैं वो डेवलप करती है। रीजनिंग वगैरह के लिए सबसे बेटर है इसकी थ्योरी, सबसे बेटर इसकी थ्योरी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए, अच्छा, पावलोव का नाम जानते हैं, इवान पैट्रिक पावलोव। 1904 में शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत इसको कहा गया है, और ये कुत्ते पर इसने दिया था। सबसे पहला और सबसे प्राचीन, सबसे पुराना सिद्धांत जो है बिहेवियर पर पावलोव का है। जीन पियाजे जी के बारे में मैंने अभी हाल ही में आप लोगों से कल, शायद कल या परसों,
मैंने बताया है आप लोगों को जीन पियाजे के बारे में, बहुत ही डीप जानकारी दिया है। हाँ, डीप जानकारी उसके बारे में दिया है ना, जीन पियाजे के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन उसके बता दिया कि किस तरीके से उसने नैतिकता का नैतिक विकास के बारे में भी चर्चा किया है किस तरीके से, और उसकी जो 4 अवस्थाएं थी उन 4 अवस्थाओं के बारे में भी आप लोगों को हर एक अवस्था में स्कीमा क्या है, आत्मसात क्या है और समायोजन क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों से चर्चा किया था। लेवाई गोस्की के बारे में भी आप लोगों को बता चुका हूँ, सामाजिक को लेकर इसने सिद्धांत दिया था और भाषा को भी इसने अहम माना है और संस्कृति को भी एक अहम भूमिका माना है लेवाई गोस्की ने, ठीक है। तो भाषा और संस्कृति में भी इसकी अहम भूमिका होती है, लेकिन भाषा के जो जनक हैं वो नॉन चॉम्स्की हैं, आप इसे ध्यान रखिएगा। गेस्टाल्टवाद का मैंने बता चुका आप लोगों से। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताइए जरा मुझे। सारे यहाँ पे जितने मन में डाउट आप लोगों के आ रहे होंगे मैं सारे क्लियर कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, बताइए जरा एक बार। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना सबको? हाँ ठीक है। फिर प्रश्न यहाँ पर देखिए, ऑप्शन सी। इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन सी आया है। देखिए बेसिकली यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो यह एक प्रकार के एक बालक में बुद्धि लब्धि जो 150 से 50 है, तो वह बालक कौन सा कहलाएगा? देखिए टर्मन का मनोवैज्ञानिक, जी क्या कह रहे हैं आप? हाँ बोलिए। हाँ 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 हाँ, प्रतिभाशाली होगा, यहाँ पर ये कहने का तात्पर्य बन रहा है। अच्छा, नॉर्मल वाला 90 से लेकर 110 है, 90 से 110। हाँ 90 से, हाँ नॉर्मल। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं दीपक जी, बहुत बढ़िया आपका जवाब आ रहा है, ठीक है, अच्छी बात। देखो आपको बताऊं मैं, टर्मन मनोवैज्ञानिक, आपने नाम सुना होगा टर्मन का नाम, टर्मन का नाम, और टर्मन के द्वारा दिए गए थे कुछ बुद्धि लब्धि के सूत्र टाइप के, आप जानते भी हैं टर्मन का, है ना। और टर्मन ने वर्गीकरण के बारे में बताया है, और वर्गीकरण किसके जानते हैं आप लोग? बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण बताया था टर्मन ने। ये भी आप ध्यान रखना, प्रश्न पूछता है कि बताइए भाई टर्मन का क्या नाम है, वर्गीकरण किसने किया बुद्धि लब्धि का? तो टर्मन ने किया। तो ये टर्मन के अकॉर्डिंग है। मैं यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट आप लोगों का यहाँ पर क्लियर भी करना चाहता हूँ। तो टर्मन आप इसको याद रखिएगा। अब टर्मन ने इस बुद्धि का जो सूत्र दिया, टर्मन ने पहले तो बुद्धि लब्धि का प्रतिपादन उसने 1911 में कर दिया, इंटेलिजेंस क्वोशेंट जिसको बोलते हैं। और इसके बाद इसने 1916 में क्या किया, टर्मन ने एक सूत्र दे दिया। उस सूत्र का नाम था IQ = MA/CA क्रॉनिकल एस इंटू 100 करके, ये फार्मूला दिया था। लेकिन विलियम स्टर्न ने 100 नहीं जोड़ा था, विलियम स्टर्न ने 100 नहीं जोड़ा था। तो ये निकाला बुद्धि लब्धि का एक प्रकार का सूत्र निकाला था। तो उसने कुछ वर्गीकरण बताया। तो जैसे मैं अगर आपसे कहूँ, आप अगर कॉपी आपके सामने है तो आप उसे नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। मैं बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ यहाँ पर स्क्रीन पर भी। 0 से जब कभी 24 होगा तो उस व्यक्ति को जड़ कहा जाएगा, ठीक है। और स्पेशल एजुकेशन में उसे एक प्रकार से सीवियर कहा जाता है, प्रोफाउंड उसे कहा जाता है। अति गंभीर की बात उसका नाम दिया गया है। अगर आप लोग साइकोलॉजी पढ़ा होगा तो, और जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है उसमें जो उसके वर्गीकरण किए गए हैं तो वहाँ पे बताया गया है कि मनोवैज्ञानिक आधार पर, चिकित्सकीय आधार पर और शिक्षण के आधार पर। मैंने आप सबको वहाँ पे डिटेल से चर्चा कर चुका हूँ आप सभी को। तो 0 से 24 जड़ हो जाएगा आपका, और फिर उसके बाद 25 से लेकर 49 के बीच में मूल इसको बोला था मैंने, ठीक है। और स्पेशल एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ AAMR के अकॉर्डिंग तो उसने इसको कहा था सीवियर, ठीक है। और उसके बाद देखिए 50 से लेकर अगर मैं आपसे बात करूँ 69 यानी 69 का होता है, और इसको मूर्ख कहा है इसने, ठीक है, मूर्ख बोला है। और अगर मैं आपको 70 से लेकर 79 की बात करूं तो क्षीण बुद्धि बोला है इसको इसने। और अगर मैं 80 से लेकर 89 की बात करूं तो इसे मंद बुद्धि बोला है इसने, मंद बुद्धि बोला है इसने। और अगर मैं आपसे बोलूं 90 से लेकर 109 के बीच, कभी कभी 110 भी आता है दीपक सर, दोनों बात सिमिलर है, इसमें कोई अलग नहीं, ये सामान्य है। 90 से 109, ठीक है, ये सामान्य है, ओके। तो 110 भी कहीं कहीं मिलेगा आपको AAMR के अकॉर्डिंग, ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करूं 110 से लेकर 119 के बीच में तो उसको क्या बोलते हैं, श्रेष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्रेष्ठ बोलते हैं। और अगर मैं 120 से 139 की बात करूं, 120 से 139 की बीच करूं बात, तो वो उत्कृष्ट होता है, उत्कृष्ट होता है, ठीक है। और
40 या 150 की बात होती है बीच में, तो उसे प्रतिभाशाली या उत्कृष्ट बोला जाता है। तो इस प्रश्न का जवाब क्या होना चाहिए 8 का, बताइए जरा। एक बुद्धिलब्धि 150 है, बुद्धिलब्धि 150 है, तो उसका क्या होना चाहिए, प्रतिभाशाली। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है भाई, कहलाएगा आपका बुद्धिलब्धि। क्लियर हो रहा है, बताइए, समझ में आ रहा सबको? बस ऐसे ही सोच रहे हो, सोचो मत, अब चलो करो क्वेश्चन। बुद्धिलब्धि का संबंध किससे भाई, ज्ञान से। अच्छा देखो, याद है किसी को, मैंने जब बुद्धि आपको पढ़ा रहा था तो पांच बातें बताया था, योग्यताओं को लेकर, सीखने को लेकर, तर्क को लेकर, अमूर्त चीज़ों को लेकर। याद आ रहा है आप लोगों को? मैंने उन्हीं चीज़ों को, और यहाँ पर देखिए संबंध पूछा है, किससे है बुद्धि का संबंध, जरा बताइए। बुद्धिलब्धि का संबंध क्या ज्ञान, तर्क, विवेक और बुद्धि, किससे है बुद्धिलब्धि का संबंध? बोलिए। बुद्धिलब्धि का देखो, बुद्धिलब्धि का जो सूत्र या जो संबंध की बात करूं तो यह बताता है कि बालक के मानसिक योग्यता में किस गति से विकास हो रहा है। तो किस विकास से, गति के जो विकास हो रहा है, तो वो बुद्धि को रिप्रेजेंट करा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब आया है आपका। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। बुद्धि, बुद्धिलब्धि से ज्ञात करने का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने योगदान दिया है? देखिए यहाँ पर अब टर्मन का तो नाम नहीं है, तो किसका नाम जाओगे, किसके नाम पे जाओगे? वेरी गुड, बीने के नाम पे जाओगे आप। वेरी गुड, तो यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा क्या, बीने, अल्फ्रेड बीने के विलियम स्टोन। भाई बुद्धिलब्धि के सूत्र के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पर आप लोगों से। मैं बुद्धिलब्धि के सूत्र के, हाँ स्टर्न आएगा भाई, गलती ना करें आप लोग। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि जो ये बीने है, अब यहाँ पे इनके बारे में समझ, देखो पहले इसने जो सूत्र दिया था IQ करके दिया था और MA अपाने CA कर दिया था, बस यही सूत्र था। और यही प्रश्न पूछा है कि ये सूत्र किसने दिया है, तो विलियम स्टर्न ने दिया है ये सूत्र पूछा है। और अगर मैं केवल आपसे कहता कि बुद्धिलब्धि का सिर्फ नाम ये किसने सबसे पहले प्रतिपादित किया है, तो आप कहते कि अल्फ्रेड बीनेट का नाम आता। तो बीनेट का अगर मैं आपसे कहूँ तो बीनेट ने एक परीक्षण दिया था जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और वो प्रश्न क्या है आप सबसे मैं बता देता हूँ, बीने साइमन स्केल। और ये बीने साइमन स्केल 1905 में आया था। ये प्रश्न पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है इससे। ठीक है, तो आप ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बताइए जरा एक बार। हाँ, आपने नाम देख रहे हैं लूसी थर्स्टन। भाई आप लोग, अच्छा एक मिनट देखिए, कोई ज्वाइन हो रहा है, एक मिनट कोई ज्वाइन हो रहा है। चलिए, आपने नाम सुना होगा लूसी थर्स्टन का नाम। मैंने अभी आपको हाल ही में एक सिद्धांत, बुद्धि का सिद्धांत आप लोगों को बता रहा था। तो जरा आप मुझे बताइए लूसी थर्स्टन ने कौन सी बुद्धि का सिद्धांत दिया है, बताइए। भाई याद नहीं आ रहा लूसी थर्स्टन का बुद्धि का सिद्धांत? बोलिए भाई। प्राथमिक मानसिक क्षमता के बारे में मैंने बात किया था कि नहीं बात किया था, एक बार बताइए, एक बार बताइए। मैंने आप लोगों से बताया था या नहीं बताया था? बुद्धिलब्धि का सिद्धांत जो था, एक तो बोलते नहीं हो यार मुझे, चलो अच्छा कोई बात नहीं। तो आप लोग देखो, मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि इसने जो है लूसी थर्स्टन ने प्राथमिक मानसिक क्षमताओं के बारे में बताया था। उसने प्राथमिक मानसिक क्षमताओं के बारे में, इसने 7 ऐसे क्षमताओं के बारे में उसने जिक्र किया था उस समय। ठीक है, और वो 7 कौन कौन सी थी चीज़ें, जैसे मौखिक समझ होनी चाहिए और मौखिक प्रवाह होना चाहिए, संख्यात्मक क्षमता होनी चाहिए, स्थानिक के बारे में बताया था उसने, सहयोगी स्मृति के बारे में उसने बताया था, और उसने सामान्य तर्क के बारे में बताया था। ये जो सारी चीज़ें मैंने बताया आपको, तो इसने बुद्धि के सिद्धांत को बताया था। और इसके सिद्धांत का जो नाम है
मानसिक क्षमताओं का सिद्धांत, या इसे कहा जाता है प्राथमिक मानसिक क्षमता भी इसको बोला जाता है। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से। स्पीयरमैन का तो आप जानते हैं, दी कारक का जो सिद्धांत दिया था उसने, है ना, ये तो सरल है। सामान्य बुद्धि बालक जो है किस अवस्था में बोलता सीख जाते हैं? सामान्य जो बुद्धि वाले बालक होते हैं, बताइए किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? बताइए बताइए जरा, सामान्य बुद्धि बालक किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? हाँ, क्या कह रहे हैं? ऑप्शन ए। चलिए, अच्छा देखिए, यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इस पे स्टार लगा रहा हूँ। एग्जाम में यह प्रश्न बनाया जा सकता है, आप लोगों से पूछा जा सकता है ना, तो ध्यान रखना आप लोग। ये 11 माह में सामान्य बच्चा जो होता है वह इस अवस्था में बोलना सीख जाता है, ठीक है। इस अवस्था में, हेलो भाई म्यूट हो जाइए, इतनी तेज आवाज़ आ रही है, ठीक है ना। तो सामान्य बुद्धि बालक जो होता है वो 11 माह के अवस्था में वो क्या कर जाता है, बच्चा सीख जाता है। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। और इससे एक चीज़ और मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि इस अवस्था में जैसे बच्चे जो होते हैं, अगर मैं आपसे बात करूँ, ये बात हो रही है शैशवावस्था, तो उस शैशवावस्था के बाद जैसे एक अवस्था ये भी चलती है कि बच्चे विद्यालय में समायोजित स्थापित करने के संबंध में समस्याओं से ग्रस्त जब हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर एक कारक के रूप में उभर के जो आता है वो विद्यालय पूर्व अवधि का रूप एक कारक बन के आता है। तो कारक के रूप में विद्यालय पूर्व अवधि के दौरान बच्चे जो होते हैं वो समायोजित संबंधित समस्याओं से ग्रसित हो जाते हैं। तो विद्यालय पहले की बात है ना। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन यहाँ पे बन रही है कि एक प्रकार से समायोजन संबंधी समस्याओं को शायद वो ना हल कर पाए, लेकिन ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न यहाँ पर यह है कि सामान्य बुद्धि जो बालक के बच्चे होते हैं वो बोलना सीख जाते हैं। तो 11 माह का ऑप्शन इज द राइट, इसका जवाब होगा ए, सही जवाब इसका होगा। सीखना प्रभावित होता है, जरा बताइए, मन से, आत्मा से, बुद्धि से, प्रेरणा से? अब थोड़ा मैं फास्ट करूँगा, है ना, बताइए जरा किससे होता है भाई? सीखना प्रभावित होता है प्रेरणा से, ना ही आत्मा से होगा, ना ही मन से होगा, ना ही बुद्धि से, ना ही वृद्धि से होगा, है ना, प्रेरणा से होता है। बच्चे तत्परता का नियम आपने देखा होगा, अभी मैंने आप लोगों को ये थॉर्नडाइक के बारे में इसने जो सीखने के 8 नियम बताए थे, जिसको 2 भागों में डिवाइड किया था। एक मुख्य नियम बताया था, एक गौड़ नियम बताया था। मुख्य में तत्परता का नियम मैंने बताया था, प्रभाव का नियम बताया था, याद आ रहा है आप लोगों का? और एक उपयोग का नियम था कि प्रभाव किस तरीके से उसमें यूज में उपयोग और अनुपयोग की चीज़ें जो है लाई जाती है। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा, बताइए जरा भाई। थॉर्नडाइक का सीखने का नियम नहीं याद आ रहा है? देखो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप नहीं याद आ रहा है तो आप सुन लीजिए मेरी बात को ध्यान से। थॉर्नडाइक ने जो सीखने का नियम दिया है वो उसने बेसिकली 2 ही भागों में डिवाइड किया था। और इस सीखने के नियम में उसने कहा था पहले कि मुख्य जो नियम होंगे वो तत्परता का नियम होगा, जिसको लॉ ऑफ रेडीनेस कहते हैं, और एक अभ्यास का नियम होगा जिसको आप लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहते हैं, और एक परिणाम का नियम होता है जिसको लॉ ऑफ इफेक्ट कहते हैं, जिसको आप प्रभाव का नियम भी बोलते हैं, ठीक है। और वही चीज़ है कि सीखना प्रभावित होगा प्रेरणा से, वो चीज़ें यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक बार बता चुका हूँ। और जो सीखने का गौड़ नियम था मैंने आपको बताया था, एक मनोवृत्ति का नियम बताया था, बहु अनुक्रिया का नियम बताया था आप लोगों से, आंशिक क्रियाओं का नियम बताया था, अनुरूपता का नियम बताया था, संबंधित परिवर्तन का नियम बताया था। मैंने 5 नियम वहाँ पर भी आप लोगों से क्लास में चर्चा किया था आप लोगों से। चलिए ये प्रश्न देखिए, दृष्टिहीन बालकों का शिक्षण दिया जाना चाहिए, कैसे देंगे आप बताइए? श्रव्य दृश्य सामग्री के द्वारा। टंकण का मतलब होता है, आप जानते हैं टंकण का मतलब क्या होता है? बताइए, कौन बताएगा? टंकण कैलकुलेशन, टंकण का मतलब कैलकुलेशन से है, ठीक है। ब्रेल पद्धति और गाने बजाने के द्वारा। बताइए कैसे आप सिखाओगे ऐसे बच्चों को? बोलिए भाई एक बार, कैसे सिखाओगे आप दृष्टिबाधित बच्चों को? अच्छा, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 13 का सी इज द राइट आंसर होगा, ब्रेल लिपि। बहुत बढ़िया जवाब आया है आपका, ऑप्शन नंबर सी, है ना। और ब्रेल लिपि पहले कितने बिंदुओं पर आधारित थी? 12 बिंदु पर थी। याद है किसी को? मैंने एक बार बताया था आप लोगों को, 12 बिंदु। और ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है आप लोगों को बताया? 4 जनवरी को, है ना। रेत मार्क वो रेत मार्क एक मार्कशीट होती है, उस पर ब्रेल लिपि बनाई जाती है। और ब्रेल लिपि अब कितने उसमें कितने बिंदु हैं, अब कितने डाट हैं? पहले 12 थे, अब कितने हैं? 6। वेरी गुड, ये चीज़ें आप मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, है ना, ये सारी चीज़ें। चलिए एक और क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14।
देखिए जितनी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया है उससे संबंध में देख रहे हैं आप, स्पेशल एजुकेशन से सारी चीज़ें मिल रही है। और मैं आपको बताऊं कि स्पेशल एजुकेशन में आपसे जो है इसी के संबंध में प्रश्न आने वाले हैं। और एक बार मैं आप सबसे यही कहूँगा कि आप प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होगा उसको आप एक बार जरूर सीन करना, देखना, उसी के आधार पर ये सारे पैटर्न जो है बनाए जा रहे हैं। ठीक है, प्रश्न यहाँ पर वांछित वर्ग के बालकों के अंतर्गत आते हैं। जो वंचित वर्ग हैं, एक बार जरा मुझे बताइए आप लोग कि वंचित वर्ग के बालकों के अंतर्गत कौन कौन से बालक आएंगे? उपरोक्त तो सभी होंगे। यहाँ पर इनका सही जवाब की तरफ आ रहा है भाई। देखिए आपको मैं बताऊं, वंचित जो यहाँ पर वर्ग के कहने की बात हो रही है, तो आप इसमें जैसे ध्यान रख सकते हैं, वंचित वर्ग हम अभिजात वर्गों को भी बोला जाता है, अभिजात वर्ग भी उसी को कहा जाता है ना। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपसे, दृष्टिहीन अपंग बालकों को भी नाम ले सकते हैं आप, मंद बुद्धि व हकलाने वाले बालकों को भी कह सकते हैं आप, पूर्ण बधिर और आंशिक बधिर वाले बालक को कह सकते हैं। अच्छा भाई ठीक, सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तो सभी इज द राइट आंसर होगा यहाँ पर सही जवाब। ठीक है भाई, तो प्रश्न अच्छा आ रहा होगा और आपको समझ में भी आ रहा होगा, है ना। अप्लाइड टाइप के प्रश्न हो रहे हैं थोड़ा सा, है ना अभी। तो दिव्यांग, यहाँ पर जो विकलांग बालकों के अंतर्गत आते हैं, कौन कौन से आते हैं बताइए जरा। नेत्रहीन आएगा कि शारीरिक विकलांग आएगा कि गूंगे और बहरे बालक होंगे, इनमें से, अच्छा इनमें से सभी है। ठीक है, चलिए जरा मुझे बताइए प्रश्न। मुझे लग रहा है कि बड़ा आसान मिल रहा है आप लोगों को और बड़े जल्दी जल्दी आप लोग कर रहे हो, चलो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए जरा एक बार आप लोग ध्यान से इसे। यहाँ पर कहा है कि मानसिक रूप से पिछड़े बालक। अब अपने दिमाग में सोचिए पिछड़े बालक की विशेषता। एक तो होगी संवेगात्मक रूप, एक आपका हो गया संवेगात्मक रूप, है ना भाई। अगर मैं आपसे दूसरे की बात करूं तो दूसरा क्या होना चाहिए आपका, एक मिनट, एक संवेगात्मक हो गया, है ना, एक संवेगात्मक हो गया क्योंकि ये मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता बता रहे हो, जो संवेग हो गया। दूसरा सीमित रुचि हो जाएगी। चौथा निरंतर अवस्था, जो अव्यवस्था है उसका होना। और ऑप्शन डी कहता है उपरोक्त तो सभी। जरा बताइए क्या जवाब इसका होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता ऑप्शन ए है आपका यहाँ पर संवेग। ऑप्शन ए क्या है, संवेग। पिछड़े बालक आपको सोचना है, संवेगात्मक, ठीक है ना। तो संवेगात्मक आपका ऑप्शन ए है, जो संवेगात्मक के रूप में अस्थिर हो उसे, और सीमित रुचि वाले हो, जो निरंतर अव्यवस्था का होना, और उपरोक्त सभी। तो मैं आपको बताता हूँ इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सभी, हाँ डी वाला सही जवाब। मतलब यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ कि जो मानसिक रूप से पिछड़े बालक होते हैं उनकी विशेषता बताता है कि संवेगात्मक रूप से वो अस्थिर होते हैं, स्थिरता नहीं होती है। उचित उनकी कोई सीमित रुचि वाले होते हैं, उनका पास सीमित रुचि होती है जो पिछड़े बच्चे होते हैं। और जो निरंतर अव्यवस्था का होना, मतलब निरंतर अव्यवस्था में ही बने रहते हैं वो। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए यहाँ पर, विकलांगों को शिक्षा के समान अवसर देने के जो निम्नांकित उपयोगी है। जैसे ऑप्शन की मैं बात करूं कि बताइए जरा कैसे आप दिव्यांग बच्चों के शिक्षा में समान अवसर को लिए उपयोग में लाओगे। ठीक है, यह प्रश्न है आपके सामने। तो जरा एक बार मुझे बताइए आप लोग, क्या आप सामान्य शिक्षा प्रणाली में विशेष प्रयास लाएंगे? यह सही है। विशिष्ट शिक्षा में या विशिष्ट विद्यालयों में उन्हें पृथक शिक्षा दी जानी चाहिए, ये भी सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी सही माना जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए जरा। 18 क्या कह रहा है कि मंद बुद्धि, यानी मंद बुद्धि बालक, दिव्यांग बालक, ठीक है भाई, बौद्धिक अक्षमता वाले बालक, उन बालकों को तदात्मीकरण या निदान का मतलब डायग्नोसिस की बात हो रही है। तदात्मीकरण एक प्रकार के संवेगात्मक चीज़ों को रिलेट करने वाली गतिविधियाँ होती हैं, ठीक है ना, तो उसको रिलेट करने वाली चीज़ें होती है। तो ये और निदान दोनों जो मेथड्स, क्या या मेथड्स मंद बुद्धि बालकों के लिए सही माने जाएंगे? तो उपलब्धि परीक्षण भी आता है यहाँ पर, एक अचीवमेंट परीक्षण होता है। आप देखते हो कि भाई बालक कितना सीखा, कितना नहीं सीखा, क्या रीज़न रहा कि वो कम सीखा, तो ये उपलब्धि परीक्षण भी माना जाएगा। और यहाँ पे मानकीकृत नैदानिक परीक्षण तो माना ही माना जाएगा, ये तो श्योर है। आपने डीएड किया होगा, बीटीसी किया होगा, स्पेशल बीएड किया होगा, तो आपने ये तो सुना ही होगा जरूर, मानकीकृत नैदानिक परीक्षण। तो ये सही होता है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर होगा, इस प्रश्न का सही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है। कह रहा है कि सामूहिक बुद्धि परीक्षण का विकास 1917 के किस नाम से जाना गया था? जरा आप मुझे बताइए।
1917 को किस नाम से जाना गया था? आपने नाम सुना होगा आर्मी, ठीक है। देखिए, सामूहिक बुद्धि परीक्षणों का विकास, आर्मी अल्फा, हाँ आर्मी, हाँ आर्मी अल्फा, आपने नाम सुना होगा आर्मी अल्फा। देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है ना, इस क्वेश्चन नंबर 19 के अंतर्गत आपको मैं बताऊं एक जानकारी आप सबके लिए इम्पोर्टेंट होगी। ये द्वितीय विश्व युद्ध में, आप समझिएगा मेरी बात को जरा ध्यान से, जब 1914 हुआ, 1914 के प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 में, और उस समय अमेरिका में सेना की भर्ती को लेकर व्यक्तियों को सही ढंग से चुनाव करने के लिए बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया जा रहा था। तो सेना में अंग्रेजी पढ़े लिखे और अधिकारी वर्गों को सैनिकों को लेकर चयन किया गया था, वो था आर्मी अल्फा था, आर्मी बीटा नहीं था, वो आर्मी अल्फा था। और ये सामूहिक बुद्धि परीक्षण के विकास के अंतर्गत रखा गया था। किसके अंतर्गत रखा गया था जरा बताइए मुझे आप लोग? 1917 में जो लागू किया, पहली बार, याद रखिएगा, पहली बार यहाँ पर आर्मी अल्फा को लेकर इसके बारे में जिक्र किया गया था। 1917 में इसको लागू किया गया था। इस परीक्षण जो था ये सैनिकों के लिए मौखिक था। ये प्रश्न बनता है कभी कभी, मौखिक, ये कौन सा परीक्षण था? मौखिक परीक्षण था, याद रखिएगा आप इसे, ठीक है भाई। और संख्यात्मक क्षमता को, मौखिक, हाँ मौखिक था, ग्रुप में था, किया गया था। और निर्देशों का पालन करने की क्षमता को लेकर था, ये निर्देशित को लेकर, क्षमता को लेकर था। बेसिकली क्या था कि जो सैनिक अनपढ़ थे या विदेशी भाषा बोलने वाले थे, जिनमें आर्मी बीटा नामक परीक्षण करने के लिए बहुत ही आवश्यक पड़ गई थी, तो ऐसी कंडीशन पे इसकी ज़रूरत पड़ी थी आर्मी अल्फा को लेकर। लेकिन आर्मी अल्फा को फिर एक बार आलोचना भी कर दी गई थी, उसका भाई सही तरीके से विकसित नहीं हो पाया था, क्योंकि उसमें अनपढ़ लोग भी, कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसमें ऑलरेडी उसमें इन्वॉल्व हो गए थे, है ना। तो इस वजह से वह ज़्यादातर अगर मैं आपसे बताऊं तो सक्सेसफुल नहीं रहा था, उस समय सफल नहीं हो पाया था, ठीक है ना, ठीक है। तो आप इसे यहाँ पर ध्यान रखिएगा आर्मी अल्फा के बारे में। और ये सामूहिक परीक्षण है, सबसे पहले लागू किया गया था 1917 में, ये ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। और मैं आप लोगों को लेकर जब परीक्षण के बारे में बात करूँगा, अभी परीक्षण बाकी है मेरा, आप लोगों से मैं उसके क्लास दूंगा, तो उसमें वहाँ पे आर्मी अल्फा, आर्मी बीटा, आर्मी गामा, इन सारी चीज़ों के बारे में, समूह परीक्षण और व्यक्तित्व परीक्षण, MMPI क्या है उसके बारे में, ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों से वहाँ पे चर्चा करूँगा। मैंने सिर्फ व्यक्तित्व परीक्षण के बारे में भी आप लोगों से बताया है ना। TAT क्या है, CAT क्या है, स्केट क्या है, हरमन रोसा क्या है, मैंने ये बताया है आप लोगों से, अभी इसके बारे में नहीं बताया है ना। तो ये स्पेशल एजुकेशन में बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। साइकोलॉजी भी पूरी पढ़ी है। प्रश्न ये है कि पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का आत्मसातीकरण, देखिए यहाँ पे प्रश्न वही है, समावेशन की बात है, आत्मसातीकरण, समावेशन कि अन्य जो है प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है। बताइए जरा कौन सी उसके साथ प्रक्रियाएं जो होंगी महत्वपूर्ण होंगी, आप जरा। वेरी गुड, यहाँ पर समायोजन, यहाँ पर बहुत बढ़िया जवाब दिया है इन्होंने भाई, वेरी गुड। अभी मैंने ये शायद कल ही मेरी क्लास थी, कल या परसों की मेरी क्लास है ये, उसी पर आधारित है ये, है ना। और ये जीन पियाजे की मैंने भली भांति तरीके से आप लोगों से वहाँ पे चर्चा कर चुका हूँ, ठीक है ना। तो समायोजन इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बौद्धिक विकास में। इसके साथ अनुकूलन के साथ दो शब्द लाए गए थे, एक था आत्मसातीकरण, दूसरा था समायोजन, या इसी को कहा जाता है सामंजन भी कहा जाता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था। तो सामंजन का दूसरा नाम है क्या? समायोजन नाम है। और आत्मसाती का दूसरा नाम क्या है? समावेशन नाम है। एक बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं इसमें, है ना, तो अब कंफ्यूज मत होना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 21, प्रश्न यहाँ पर देख रहा है। अच्छा, प्रश्न सबको आप सभी को साफ दिखाई दे रहा है ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना, बताइए जरा। चलिए प्रश्न यहाँ पर यह है कि सीखना समृद्धि हो सकता है यदि, तो ऑप्शन ये है, अगर सीखना समृद्धि है तो कैसे? यदि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, ऑप्शन ए कहता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि शिक्षण विभिन्न प्रकार के व्याख्या का स्पष्टीकरण का प्रयोग करें और कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए और वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए और उस विद्यार्थियों के एक दूसरे में अंतःक्रिया और शिक्षक को उस प्रक्रिया को सुगम बनाया जाए। देखो अच्छा प्रश्न है। देखो यहाँ पर सही जवाब, एक चीज़ आप ध्यान रखना, जब कभी अंतःक्रिया आए वो भी हमेशा सत्य माना जाता है प्रश्न, है ना। व्याख्या गलत हो जाता है। व्याख्या अगर आपको बताऊं मैं, ये PRT का पेपर है, PRT में व्याख्या करोगे आप लोग?
पीआरटी का प्रश्न में जब भी कभी व्याख्या वाला चीज़ आएगा वो हमेशा गलत माना जाएगा। पीआरटी बेसिकली यूज़ होता है हायर एजुकेशन में, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी को एलिमेंट कर दीजिए इस ट्रिक से, व्याख्या के माध्यम से। पीआरटी हमेशा खेल के और अनुभव की बात करता है, और कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग में लाया जाए, यह एक प्रकार का हो सकता है, ठीक है। और कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर जो है अपेक्षित ध्यान दिया जाए, तो आवधिक परीक्षाओं पर ध्यान दिया जाए, तो ये भी एक प्रकार से हो सकता है। लेकिन सबसे अच्छा अगर मैं आपसे बात करूं, विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया जहां कर रहे हैं, वास्तविक चीज़ों से रिलेट कर रहे हैं, जब कभी वास्तविक चीज़ें मिले या उदाहरण की बात मिले, वो हमेशा सत्य माना जाता है ऑप्शन। और इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा, इस प्रश्न के आधार पर सीखना सबसे ज़्यादा इसका वास्तविकता ला रही है, और ये सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। तो समृद्ध होगा, लोगों से बातचीत कर रहा है, तर्क कर रहा है, तो इसलिए उसका विकास हो रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को निम्नलिखित में से किस सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं को मानना चाहिए? धैर्य एवं दृढ़ता को, बी शिक्षण पद्धति और विषयों के ज्ञान की क्षमता में, और सी अति मानक भाषा को पढ़ाने की क्षमता में, और डी पढ़ाने की उत्सुकता में। क्या होनी चाहिए बताइए जरा। इस प्रश्न का जवाब मैं आपको बता दूं कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक को निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषताएं माननी चाहिए, ये ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि उसके पास धैर्य होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए, इसलिए आप इसको हमेशा प्राथमिकता दीजिए, ठीक है। शिक्षण पद्धति और विषय का ज्ञान, तो उसे दक्षता तो होनी ही चाहिए, तो बात सही है, लेकिन ये रिलेट नहीं बता रहा उसके कि भाई बच्चों के साथ बिहेवियर कैसा उसका रहेगा, है ना। और वो मतलब ऐसा है कि अगर कोई बच्चा मान लीजिए नहीं सीख पा रहा है और इरिटेट होकर मान लीजिए उस टॉपिक को ही छोड़ दे, तो फिर तो गलत बात है ये ना। तो इसलिए ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर, आप इस तरीके से निगेटिव पॉइंट्स को रिलेट करके आप यहाँ पे बी को एलिमेंट कर सकते हैं। अति मानक भाषा को पढ़ाने की, देखो मानक भाषा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एक प्रकार से पढ़ाने की क्षमता ये भी सही नहीं है, और पढ़ाने की उत्सुकता ये भी सही नहीं है। तो विशेषता यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक की जो सबसे अहम होगी वो धैर्य की होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चे जल्दी सीख नहीं पाते हैं, बार बार इधर उधर जाते हैं, घूमते खेलते हैं, खेलने कूदने की इनकी उम्र होती है, एज होती है। यही कारण है कि शिक्षक को दृढ़ और धैर्य बनाए रखना चाहिए ऐसे कंडीशन पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। मन का मानचित्रण से संबंधित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप स्टार मारिएगा, ठीक है। मन का मानचित्रण संबंधित किससे होगा, जरा बताइए मुझे, इस प्रश्न का जवाब क्या होना चाहिए। देखिए सामूहिक कार्यों का क्रियाकलाप से नहीं होना चाहिए, गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है भाई। मन का चित्र बनाने से, मन का मानचित्रण से संबंधित, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न है ए आपका नहीं होगा। अब बताइए मुझे कौन सा फिर होगा। मन का मानचित्रण बताइए। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जो मस्तिष्क की मानचित्रण तकनीकी है, इसके बारे में आप तौर पर हम लोग इसको जानते हैं माइंड मैपिंग के नाम से, और इस तकनीकी का नाम प्रचलित है माइंड मैपिंग, दिमाग के भीतर। और कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि इसकी एक अहम बात यह है कि अपने विचारों को किसी भी क्रम में रख सकता है वो, जैसे ही वह आपके मन में आता है वो चीज़ें आप वहाँ पे रख सकते हैं। तो मन में आता है जैसी वो क्रियाएं, तो क्रियाओं के हिसाब से अगर मैं आपसे बात करूं तो ऑप्शन नंबर आप देखिए यहाँ पर शोध एक प्रकार को रिप्रेजेंट मैंने किया है आप लोगों से। माइंड मैपिंग की अगर मैं टिप्पणी करूं आपसे तो आप बताइए, एक प्रकार से रचनात्मक और तार्किक माध्यम से अपने विचारों का एक नक्शा बनाते हैं, तो वो एक खोज की बात हो रही है ना इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा यहाँ पर। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, सबसे बेटर जवाब इसका। बताइए जरा एक बार, समझ में आया कि नहीं समझ में आया ये प्रश्न। माइंड मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार लगाया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, जब आप धीरे धीरे सीखने के वाले छात्र बन जाते हैं या धीरे धीरे सीखने वाले छात्र के लिए क्या करेंगे? आप सोचिए कि अन्य छात्रों की अपेक्षा अधिक होमवर्क देंगे उसे, बताइए क्या उसे अधिक होमवर्क देंगे? बोलिए, नहीं देंगे कभी भी। और उसको पारितोषिक प्राप्त करना, पारितोषिक प्राप्त करने के लिए मोटिवेशन, एक प्रकार से उसको उसको लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उसे प्रोत्साहन करने की आप बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो धीरे धीरे सीखने का बात होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसी कोई बात नहीं होती, ठीक है ना, पारितोषिक का मतलब में। और इसका व्यक्तित्व शिक्षण करेंगे हम भाई। व्यक्तित्व शिक्षण बिल्कुल नहीं है कि जो आप व्यक्तित्व शिक्षण कर लिए तो भाई सीखने के लिए छात्र वहाँ पर क्या हो रहा है, क्या अग्रसर हो रहा है, ठीक है। इसका कारण यह है कि उपचारात्मक विधि को अपनाकर आपने उस कक्षा में धीरे धीरे जो सीखने वाले छात्र थे उनके लिए गतिविधि को अपनाया है, और उसका कारण यही बनता है कि जानकार जो उपचारात्मक विधि है उसी को अपनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा इस प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। इस प्रश्न का आज का लास्ट क्वेश्चन है 25, ठीक है।
25 क्वेश्चन नंबर देख लीजिए आज का। कक्षा में एक छात्र सदैव भयग्रस्त रहता है और उसे निडर बनाने के लिए अध्यापक को चाहिए कि वह ऑप्शन ए उसे ना डराने की सलाह दे, ऑप्शन बी, अच्छा देखो एक बात ध्यान से मेरी बात को सुनिए आप लोग इसको अच्छे से। मैं अगर आपसे कहूँ कि छात्र सदैव भयग्रस्त रहता है तो उसे निडर बनाने के लिए अध्यापक को उसे सलाह देना चाहिए कि तुम मत डरो, उससे ना डरने की सलाह दे, भाई मत डरो तुम, ऐसी चीज़ें कुछ नहीं होती है लाइफ में, है ना, तो ये चीज़ें बोलोगे। अच्छा दूसरा ऑप्शन, स्वयं रोज उसके साथ प्रेम से बात करें, और डी उसके बाद उसे दूसरे बच्चों के साथ खेलने कहें। सी डी कहता है कि उसकी सूचना प्रधानाचार्य को दें। अगर मान लीजिए वो भयग्रस्त है तो क्या करना चाहिए आपको बताइए जरा। तो उसे स्वयं वाला आपका ऑप्शन हमेशा सत्य होता है, उसे स्वयं रोज उसके साथ प्रेम से बात करें। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब। ठीक है, एक्चुअली क्या हुआ है ये यहाँ पर आज आप लोगों की क्लास जो है ये समाप्त हुई। मैं आप सबको लिए बता रहा हूँ, ये आगे कल जो है, कल तो नहीं, कोशिश करूँगा किसी और दिन भी लाने के लिए। वीक में 2 क्लासेस करने की कोशिश करूँगा प्रैक्टिस की, और 500 प्रश्नों की श्रृंखला ये 500 प्रश्न आप लोगों का स्पेशल एजुकेशन से। यहाँ पर आपको स्पेशल एजुकेशन के भी प्रश्न मिलेंगे, साइकोलॉजी के प्रश्न मिलेंगे, पैडा के भी प्रश्न मिलेंगे। तो 3 प्रश्न यहाँ पे 3 टाइप के तरीके के प्रश्न देखने को आप लोगों को मिलेंगे। फैक्ट से भी मिलेंगे प्रश्न, है ना, सभी प्रकार के प्रश्न आपको मैंने लिया है यहाँ पर। तो इसलिए आप सभी लोग इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा इसको, ठीक है ना। प्रतिदिन आप लोग इस क्लास को ज्वाइन करिएगा। मैं इसके आगे आप लोगों से यहाँ पे शुरुआत करूँगा 26 से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है आप लोगों की क्लास, ठीक है भाई।